हेलो स्टूडेंट, आप सभी का श्रेयसी स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम आयकर अधिनियम के अंतर्गत मकान संपत्ति से आय हेडिंग के अंतर्गत मकान संपत्ति से आय में कर योग्य आय की गणना करना सीखेंगे। सवाल है एससी मल्होत्रा का 26 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर पीयूष त्रिवेदी ने जुलाई 2001 में एक बड़ा मकान बनवाया जिसका नगर पालिका मूल्यांकन 80,000 रुपये वार्षिक है, जबकि किराया नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत मानक किराया 90,000 है। यह मकान गत वर्ष में निम्न प्रकार प्रयोग में आया: 25% भाग स्वयं उपयोग हेतु, 25% भाग स्वयं के कार्यालय हेतु, 25% भाग रिहायशी उपयोग हेतु किराए से 2,000 रुपया प्रतिमाह, 25% भाग एक व्यावसायिक फर्म को किराए के लिए 2,000 रुपया प्रति माह की दर से किराए पर उठा दिया। मकान संपत्ति के संबंध में अन्य जानकारी निम्न प्रकार हैं। पहला है पॉइंट, नगर पालिका निगम कर 12,800, गत वर्ष में 21-22 में वास्तविक भुगतान की राशि 9,000 है। मरम्मत 4,500, भूमि किराया 6,800, वार्षिक भार जो कि उनके पिता की वसीयत के अनुसार इस संपत्ति पर लगाया गया है 4,000, अग्नि बीमा प्रीमियम 2,000, किराया वसूली व्यय 1,500। उनके मकान निर्माण के लिए गृह निर्माण मंडल से 12% वार्षिक ब्याज पर 2 लाख रुपए का ऋण लिया, जिस पर गत वर्ष में देय ब्याज 24,000 रुपये था, जिसमें से 20,000 रुपये चुकाया गया था। कर निर्धारण वर्ष 22-23 के लिए मकान संपत्ति से कर योग्य आय की गणना कीजिए। ये है हमारा क्वेश्चन लगाने से पहले अगर कर योग्य आय निकालनी है तो सबसे पहले हमको ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना होगा। ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए इस प्रश्न में म्युनिसिपल वैल्यू 80,000 दी है, मानक किराया 90,000 है। तब ऐसी दशा में हम सबसे पहले देखेंगे कि मकान किराया नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत आता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे फेयर रेंट और म्युनिसिपल रेंट विच एवर इज़ हायर, फिर स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करेंगे। अगर जो ऊपर वाला किराया यानी एक्सपेक्टेड रेंट ज़्यादा है और मानक किराया कम है तो हम दोनों में से जो कम है वही लिखेंगे, वही हमारा एक्सपेक्टेड रेंट निकल के आएगा। फिर रेंट रिसीव से कंपेयर करेंगे। ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालेंगे, जबकि मकान किराया नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत आता है। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे कैलकुलेशन ग्रॉस एनुअल वैल्यू। जब मकान किराया नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत आता है तो यहाँ पर देख लें कि 25, 25, 25, 25 यानी 4 जगह मकान डिवाइड है, यानी 25% भाग स्वयं उपयोग में है, 25% भाग किराए पर है और 25% रिहायशी उपयोग के लिए लेट आउट है और 25% भाग एक व्यावसायिक फर्म को दे दिया है। तो यहाँ पर हम पूरे मकान का कैलकुलेशन कर लेते हैं। पूरे मकान यानी मकान 1 है और यूनिटें 4 हैं, यानी भाग 4 हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले फेयर रेंट, फेयर रेंट कितना है नहीं है प्रश्न के अंदर। म्युनिसिपल रेंट कितना दे रखा है, म्युनिसिपल रेंट 80,000। फिर स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है, स्टैंडर्ड रेंट कितना है 90,000। फिर रेंट रिसीव्ड देखें, 25% भाग का किराया कितना है 2,000 रुपया। तो पूरे मकान का किराया कितना होगा फुल रेंट, तो हम करेंगे 2,000 गुणे 100/25। तो आ गया कितना 8,000 रुपया पर मंथ। इस हिसाब से हम देखें 8,000 गुणे 12 यानी पूरे मकान का अगर किराए पे उठा होता तो कितना आता किराया
96,000। अब हम देखेंगे कि फेयर रेंट और म्यूनिसिपल रेंट विच ईवर इज हाइयर, इसमें कौन सा हाइयर है? 80,000। ठीक है, फिर कंपेयर करेंगे किससे? इस वाले किराए से 90,000 से। इन दोनों में कौन सा कम है? लेस। यानी अब हम देखें कि 80,000 और 90,000 में कौन कम है? 80,000। ठीक है, तो हमारा नया एक्सपेक्टेड रेंट आ गया 80,000। इसको हम कहेंगे एक्सपेक्टेड रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट। फिर रेंट रिसीप्ट से कंपेयर करेंगे 96,000। विच ईवर इज हायर, इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा है? 96,000। अब 96,000। अब देखेंगे कि मकान कैसे कैसे है। 25% स्वयं उपयोग के लिए है, तो किराए का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। 25% भाग कार्यालय उपयोग के लिए है, यानी अपने कार्यालय के उपयोग के लिए, तो ये बिजनेस हेड में चला जाएगा। 25% रिहायशी उपयोग के लिए है और 25% एक व्यावसायिक फर्म। ठीक है, देखिए मकान जो है, मकान एक है जिसका 25% भाग जो है स्वयं उपयोग यानी सेल्फ ऑक्यूपाइड है और 25% भाग में स्वयं कारोबार कर रहा है। तो स्वयं रहता है उस दशा में कैसे ट्रीटमेंट होगा? स्वयं का कारोबार कर रहा है तो कैसे ट्रीटमेंट होगा? और 25% भाग रिहायशी यानी लेट आउट रहने के लिए किराए पर उठा दिया गया है तो कैसे होगा? और 25% भाग एक व्यावसायिक फर्म को कार्यालय के लिए किराए पर उठा दिया है। तो यहाँ पर 96,000 रुपये पूरे मकान का है। यही हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। हम यहाँ पर लिखेंगे कंपोजिशन ग्रॉस एनुअल वैल्यू, यही हमारा हुआ। कंपोजिशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मिस्टर पीयूष त्रिवेदी फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23। अब 25% भाग सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो यहाँ पर लिख लें 25% पार्ट ऑफ द हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड। और 25% भाग में क्या है? 25% पार्ट ऑफ द हाउस सेल्फ बिजनेस। और 25% पार्ट ऑफ द हाउस लेट आउट फॉर रेसिडेंटल पर्पस। अब बचा है आखिरी के 25%। 25% पार्ट ऑफ द हाउस लेट आउट फॉर बिजनेस अदर, यानी स्वयं न करके कोई दूसरा व्यक्ति उसके अंदर बिजनेस कर रहा है। लेट आउट तो है पर वो स्वयं नहीं रह रहा है, अपना बिजनेस कर रहा है। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालेंगे? ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए अब हमको पता हो गया कि पूरे मकान का ग्रॉस एनुअल वैल्यू 96,000 है ना। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड में तो
रेंट प्राप्त करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, इसमें नील हो जाएगा। 25% पार्ट ऑफ द हाउस सेल्फ बिजनेस, तो ये सेल्फ बिजनेस यानी बिजनेस प्रोफेशन हेड में चला जाएगा। 25% ऑफ द हाउस लेट आउट फॉर रेजिडेंटल पर्पस, यानी किसी व्यक्ति को किराए पर रहने के लिए उठा दिया है, तो 96,000 का 25% कितना हो जाएगा? 24,000। और 25% अदर पर्सन को दे दिया है रहने के लिए, लेकिन वो उसमें क्या कर रहा है? बिजनेस, एक ऑफिस कार्यालय खोल दिया, तो भी स्वामी को किराया ही तो प्राप्त होगा, तो इसका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होगा। लेस म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर। अब हम देखेंगे म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर। अब यहाँ नगर पालिका कर यदि स्वामी द्वारा चुकाया जाता है तो यहाँ पर डिडक्ट होगा वरना नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए कि नगर पालिका कर के संबंध में क्या कहा है कि नगर पालिका नगर कर 12,800 है और गत वर्ष यानी जिस वर्ष में पेड किया जाएगा उसी वर्ष में दिखाया जाएगा, यानी 21-22 ये मेरा असेसमेंट ईयर है। प्रीवियस ईयर में हमने कितना दिया है? 12,800। नगर पालिका कर कितना है? 12,800, लेकिन कितना चुकाया है? 9,000। तो जितना चुकाएंगे गत वर्ष में वही दिखाया जाएगा, चाहे 10 वर्ष का चाहे 5 वर्ष का, जिस वर्ष में पेड करेंगे उसी गत वर्ष में हम इसको दिखाएंगे। तो म्युनिसिपल टैक्स पेड करने का सेल्फ ऑक्यूपाइड में कोई प्रश्न ही नहीं है, बिजनेस वाला बिजनेस में चला जाएगा, यहाँ तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। तो 9,000 गत वर्ष में कितना पेमेंट किया है? 9,000। 9,000 का 25% कितना हुआ? 2250। घटा के आप लोग बोल दिया करिए ना, 2250 और 2250। तो ये मेरा कितना हो जाएगा? नेट एनुअल वैल्यू निकल के आ जाएगा। नेट एनुअल वैल्यू इसमें सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले में कुछ नहीं है, सेल्फ बिजनेस कर रहा है, ये बिजनेस साइड में चला जाएगा और इसमें घटाएंगे तो कितना आएगा? 21,750 और 21,750 इसमें आएगा। तो इसका टोटल यदि अगर हम कर लें तो यहाँ टोटल पूरे मकान का टोटल 24 दूना 48,000। 48,000 में हम कितना घटा दें? 4500। तो हमारा कितना आ जाएगा? 43,500। नेट एनुअल वैल्यू पूरे मकान का कितना? 43,500। अब हम कटौतियों की मांग करेंगे। गवर्नमेंट कहता है कि जो मकान है उसके संबंध में आप कुछ खर्चे होते हैं उसको आप घटा लीजिए। तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 में पहला है 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू। तो इस दशा में नेट एनुअल वैल्यू कुछ नहीं, तो यहाँ तो कुछ होगा नहीं। बिजनेस वाले में सेल्फ का बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस वाले हेड में क्योंकि एक करदाता दो जगह टैक्स नहीं देगा, अब ये कहाँ देगा? बिजनेस वाली हेड में। और इसका कितना निकलेगा? 25% पार्ट ऑफ द हाउस लेट आउट फॉर रेजिडेंटल पर्पस, तो इसका कितना आएगा? 30%, 65-25 और 65-25 इसका होगा, दोनों का टोटल हो जाएगा 13,050। ठीक है, अब दे रखा है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट मरम्मत की मांग यहाँ जो कर रहा है करदाता वो वहाँ 30% में गवर्नमेंट कह रहा है कि उसमें 30% में हो जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। भूमि किराया भी नहीं स्वीकृत है। धारा 24 के अंतर्गत केवल 3 प्रकार की कटौतियां हैं। एक तो 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू, इंटरेस्ट ऑन लोन प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड और इंटरेस्ट ऑन लोन प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो यहाँ वार्षिक भार
जो कि उनके पिता की वसीयत के अनुसार इस संपत्ति पर लगाया गया है 4,000, ये भी स्वीकृत योग्य नहीं है क्योंकि कटौतियों के अंतर्गत नहीं आता है। अग्नि बीमा प्रीमियम भी नहीं आएगा 2,000, किराया वसूली व्यय भी नहीं आएगा। लेकिन उन्होंने एक छठा पॉइंट है कि उनके मकान निर्माण के लिए गृह मंडल से 12% वार्षिक ब्याज दर पर 2 लाख रुपए का ऋण लिया था, जिस पर गत वर्ष में ब्याज देय होते ही स्वीकृत हो जाएगा, चाहे भुगतान किया जाए या न किया जाए। पर इसने प्रश्न में कहा 20,000 रुपये चुकाया गया था, लेकिन ब्याज देय होते ही आप कटौतियों का मांग कर सकते हैं। तो यहाँ 24,000 रुपये पूरे मकान पर प्रीवियस ईयर का है। गत वर्ष का ब्याज कितना 24, लेकिन मकान बनकर तैयार होने से पूर्व के ऋण पर ब्याज नहीं है। तो इसके अंदर अब हम देखें कि इंटरेस्ट ऑन लोन प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, तो ये प्रश्न के अंदर नहीं है क्योंकि मकान बनकर, प्रश्न में मकान कब बनकर तैयार हुआ ये प्रश्न में दिया ही नहीं है। तो मकान बनकर तैयार होने से पूर्व के गत वर्षों का ब्याज नहीं है। अगर होता तो 5 समान किस्तों में गत वर्ष से प्रारंभ हो जाता मकान बनकर तैयार होने से। तो ये तो प्रश्न में है नहीं, तो इसमें डैश हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन प्रीवियस ईयर यानी 21-22 में, 21-22 में कितना पे किया है? 21-22 में इन्होंने पे किया है 24,000। तो 24,000 को हम 4 जगह बांट देंगे तो 6,000 रुपये प्रत्येक पोर्शन का आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आ गया कितना 6,000 रुपये सेल्फ ऑक्यूपाइड का, 6,000 रुपये बिजनेस, लेकिन ये बिजनेस वाली हेड में स्वीकृत होगा। 6,000 रुपये हमारा आ गया लेट आउट पोर्शन फॉर रेजिडेंटल के लिए, और 25% उसने किराए पर उठा दिया है। किराएदार अपना बिजनेस कर रहा है तो वो किराएदार बिजनेस वाली हेड में देगा, लेकिन करदाता को यहाँ पर मकान संपत्ति से आय शीर्षक में कटौती की मांग करेगा। इस प्रकार अगर हम देखें तो 18,000 रुपये ये भी माइनस होगा पूरे मकान पे। तो अब हम देखें यहाँ पे 6,000 रुपये तो ये माइनस में आ रहा है, माइनस को हम ब्रैकेट में कर दें। यहाँ पर देखें 21,750 है, पर हमको घटाना कितना है? इनकम में से 12,525 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 92,25। तो 92,25 इनकम इसके अंदर भी आएगा। तो ये प्लस है, ये प्लस है और ये माइनस है, ठीक है, ये माइनस है। तो 92,25 92,25 अगर जोड़ें तो कितना आ जाएगा? 18,450 है ना। 18,450 में से हम अगर 6,000 रुपये माइनस कर देंगे, ये 6,000 रुपये माइनस कर देंगे, 92,25 में से 6,000 माइनस कर दे तो मेरा कितना आ जाएगा? 12,450। यही मेरी टैक्सेबल इनकम है, ठीक है। इस पूरे मकान का टैक्सेबल इनकम कितना निकला? 12,450। संभवतः ये प्रश्न समझ में आ गया होगा सभी को। यदि किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है।